आज हम शुरू और वाइंड अप दोनों प्रोविजंस और रिजर्व्स करेंगे, और बहुत ही मतलब हलवा टाइप टॉपिक है ये, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी समझते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है प्रॉफिट अर्न। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, हमने बोला प्रॉफिट। और हर ऑर्गेनाइजेशन का ये बेसिक एम होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तभी तो जब वो प्रॉफिट कमाती है, अदरवाइज तो वो एनजीओ हो गए या वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गए। ठीक है। अच्छा, तो प्रॉफिट को आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को आप किसे देते हैं, ओनर को देते हैं। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकन बाय एन ओनर इनटू द बिजनेस। उसके अलावा ओनर अगर बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। ठीक है जी। अब आपने क्या किया, प्रॉफिट के कुछ पार्ट को उठा के रख लिया अलग से। जैसे पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, जिसका नेचर तो क्या था, नोन था, लेकिन अमाउंट जो है वो क्या है, अननोन है। मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो उठा के हमने किसी फ्यूचर की लायबिलिटी के लिए रख लिया, हुज नेचर इज नोन बट अमाउंट इज अननोन, उसे क्या बोलते हैं हम लोग पता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोविजन। क्या बोलते हैं उसको, प्रोविजन बोलते हैं। और प्रॉफिट का वो पार्ट जो उठा के फ्यूचर का रख लिया, जिसका नेचर क्या है, अननोन है, और जिसका अमाउंट ही अननोन है, उसको उठा के अलग रख लिया। इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, रिजर्व्स। इसको रिजर्व्स बोलते हैं। तो प्रोविजंस और रिजर्व्स हमारा टॉपिक का नाम है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आज। और आई टेक लेमेंस एग्जांपल, बिल्कुल मतलब बहुत देहाती टाइप एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। बताऊंगा ना पर्पस, अभी बताऊंगा पर्पस। पर्पस बताने के लिए मुझे चाहिए आह, मलिक बाबू। सबसे बढ़िया एग्जांपल वही है। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, नहीं नहीं अभी नहीं, जरा समझिए कि गर्वित के पापा ने जिस दिन ये हुए थे, उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि भाई बच्चा हमारा बहुत होनहार है। कैसे पता चला उनको, जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने ना, एक बहुत प्यारी सी नर्स थी, उसकी उंगली पकड़ ली और छोड़ा छोड़े ना। पर जब उंगली छोड़ी तो अंगूठी पकड़ ली उसके हाथ में। पापा समझ गए, बेटा ये तो बच्चा होनहार है बिल्कुल। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। और हिंदी में कहावत है, होनहार बीरवान के हो चीखने पात। हिंदी की कहावतें, मैं तो हिंदी की कहावतें बोलूंगा ना, आप जैसे अंग्रेजी की कहावतें मुझे नहीं आती है। तो बड़ा विलक्षण प्रतिभाशाली बच्चे का जन्म इनके परिवार में हुआ। पापा ने क्या करना शुरू कर दिया कि बस ये लड़का तो बस अब क्या है, इसका इंतजाम मुझे करना अच्छे से। और इसको देख के समझ में आ गया था कि ये लड़का बहुत शानदार वाइब्रेंट बच्चा है। तो पापा ने क्या करा पापा ने क्या करा कि हर महीने अपनी सैलरी से, ध्यान अबे सुन तो लो यार, क्यों एग्जाम्पल का रायता फैला रहे हो। तुम्हें ले लें, हटा दें तुम्हारी जो फोकस तुम पे, कैमरा तुम्हारी तरफ कर लें। पापा ने डिसाइड करा क्या करना है कि हर महीने अपनी सैलरी से 2 लाख रुपया निकाला, और इसके नाम पर क्या कर दिया, रिकरिंग डिपॉजिट जमा करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक साल में कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं पापा, 24 लाख रुपीज। ठीक है। और पापा ने डिसाइड कर लिया था कि भाई जैसे ही ये 21 ईयर्स का होगा, इसके हाथ पीले कर देंगे। ठीक है। इंटू 21 ईयर में बताइए कितना पैसा पापा ने इकट्ठा करा होगा इसके लिए। कैलकुलेट करिए, कोई कैलकुलेट करिए कितना आएगा। 24 इंटू 4 करोड़ 80 लाख हो गया। 5 करोड़ 4 लाख रुपीज शायद बनेगा। 5 करोड़ 4 लाख रुपीज। पापा ने 5 करोड़ 4 लाख रुपीज, इतना पैसा इसके हाथ पीले के लिए कर लिया। कि पापा को मालूम है ना, भाई बारात लड़की आएगी, घोड़े पे आएगी, बारात आएगी, इसके लिए। हाँ, इसको लेके जाएगी ना। हाँ, इसके लिए इसके लिए मंगलसूत्र बनेगा, कान के बनेंगे, कमरबंद बनेंगे, पैजे बनेंगी, बिछुआ बनेंगे, कलीरे पहनेगा लड़का भाई, है ना। पास पीले होंगे, जाएगी बारात इसको लेके। पापा को पता चल गया था बचपन में। तो इतना इधर उधर मत देख यार, यहाँ देख बस। यू आर द सेंटर ऑफ द एक्सट्रैक्शन टुडे। पापा ने डिसाइड कर लिया था इतना पैसा चाहिए चाहिए होगा। तो चलो सुनो, अब इसकी गृहस्थी का सामान चाहिए, इसलिए पापा ने क्या करा, इसको गृह कार्यों में निपुण बनाया इसको। इसको
चौका चूल्हा करना, है ना, रायता वायता फैलाना बनाना सब आता था अच्छे से। सब अच्छे से आता था उसको, बहुत बढ़िया तरीके से आता था। देखो बेटा, तुम अगर मजाक उड़ा रहे हो किसी का, अगला नंबर तुम लोगों का होगा, फिर सोच लो। तो 5 करोड़ 4 लाख रुपया। देखो अब शादी होगी, तंबू शंबू गड़ेगा, बहुत बढ़िया खाना, 56 भोग 55 पकवान बनेंगे, और शानदार लेजेंडरी शादी होगी। बारातियों को बारातियों को जो है, जो बाराती होंगे, लड़की, अब लड़की बारात लेके आएगी ना भाई, है ना, घोड़े में आएगी लड़की बारात लेके, ले जाएगी। ठीक है, इसकी विदाई के टाइम पे शगन दिया जाएगा, बारात के टाइम पे शगन दिया जाएगा, इतना कुछ होता है ना। यू सीन मैरिजेस, ह्यूज एक्स्ट्रावेगेंजा हैपेंस, है ना, कितना कुछ होता है। 5 करोड़ 4 लाख रुपए पापा ने बड़ी शिद्दत से इकट्ठे करे। ठीक है। अब सुनो, घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए, सब कुछ आ जाए, पापा का मन करा कभी यहाँ से पैसा निकाल लो, अचानक से उनके अंदर की छोटी आवाज बोलती है, ना 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 ना, बेटे की शादी के लिए रखे हुए हैं, हाथ पीले करने के लिए रखे हुए हैं, नहीं निकालना है ऐसे। ठीक है, ऐसा। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोविजन, a part of father's money set aside for future contingency, for a future liability whose nature is known। बच्चे के हाथ पीले होंगे, नेचर मालूम है, कितना लगेगा नहीं पता, उस समय पर महंगाई कितनी होगी पापा को क्या पता। लेकिन पापा ने तो अपनी तरफ से हिसाब किताब करके रखा हुआ है ना। और बाकी कुछ हो गया तो अपने पीएफ से निकाल लेंगे, बैंक से लोन वोन ले लेंगे, है ना, दादाजी से मांग लेंगे, मामा जी से ले लेंगे थोड़ा बहुत। भाई अब लड़के का घर बसाना, तो इतना तो अड़ोस पड़ोस तो होता ही है, वैसे करके चलेगा सारा मामला। ठीक है बेटा, अपनी डिमांड बता देना, मेकअप सेट हो गया, वो गोल्डन कलर की, ब्राउन कलर की, वो जो लालिमा लगाते हैं, लाली लिपस्टिक टाइप की चीज, वो, है ना, सब कुछ। अच्छा, ठीक है जी। तो हमने ये बोला प्रोविजन, पापा को कितनी भी इमरजेंसी हो जाए इसमें से पैसा निकाल के अलग वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, पापा और क्या काम करते थे कि उन्होंने 50,000 पर मंथ निकाला, एक साल में कितना, 6 लाख रुपए इकट्ठा करके रखते थे। ठीक है जी। उसके बाद क्या करते थे ये, और 6 लाख रुपीज रखा था, और करीब करीब 21 साल तक उन्होंने और इकट्ठा करा, तो कितना हो गया बताइए जरा देखें, ये गिनो कितना हो गया। 1 करोड़ 26 लाख है, ऐसे भी रख लिया। बाई चांस अब ये पापा ने क्या कर दिया, ऐसे ही निकाल कर अलग रख लिया कि भाई फ्यूचर में मान लो हम कोई छोटी मोटी इनलैंड ट्रिप करते हैं, परिवार के साथ घूमने चले जाते हैं, या अपनी एनिवर्सरी पे कोई खर्चा कर दिया, या मान लो घर में पता चला कि छोटा टीवी पड़ा, बड़ा टीवी खरीद लिया, और मतलब हम लोग जैसे ग्वालियर तक चले गए, या अमृतसर तक चले गए, ऐसे चले गए, है ना, जालंधर चले गए, इस तरह के छोटे मोटे काम कर सकते हैं, उस काम के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। मतलब देर इज नो स्पेसिफिक पर्पज फॉर दैट। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ फादर्स मनी सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, जिसका ना तो नेचर मालूम था और ना अमाउंट मालूम था, कर लिया। अच्छा, पापा को पता चला कि भाई ठीक है, अब लड़की इसे लेके ना मधु चंद्रिका पे जाएगी, मधु चंद्रिका, हाँ, तो उसके लिए थोड़ा पैसे की शॉर्टेज पड़ रही थी, तो पापा ने कहा चलो इस फंड से निकाल 60 लाख रुपए का ना इजिप्ट का ट्रिप करा देते हैं। भाई तुम्हारी शादी हो रही है, शादी उसके, ट्रिप उसके, इजिप्ट कौन जाता है। तुम जाओ तवेले में अपना, वहां ट्रिप बनाओ। ठीक है जी, इजिप्ट ठीक है। अच्छा मत करो, मना कर नहीं। अरे तुम्हारी भैंसिया को ठंड लग जाएगी वहां, ये क्या काम करो। तो ठीक है भाई, चलो, लेट्स कम लेट्स कम। अरे भाई, तुम क्यों उदास हो यार, तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा कभी। हाँ, हाँ, तुम्हारे लिए भी कोई आएगा, आएगी मतलब, आए। ओके, जोक्स अपार्ट, चलिए कंसेप्ट पे चलते हैं। तो क्या हुआ भाई, पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, उसे प्रोविजन बोला। पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर नॉन स्पेसिफिक पर्पस, अमाउंट भी नहीं पता, उसे रिजर्व बोला। देखिए, ये प्रोविजन जो है जिस काम के लिए इस्तेमाल होंगे वही खर्च होंगे। चलिए अब वो एग्जाम्पल एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, मलिक साहब को ज्यादा एम्बेरस नहीं करते हैं। यहाँ आ जाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। भाई बैड डेट होंगे, डाउटफुल डेट होंगे, कितने होंगे हमें क्या पता, लेकिन होंगे जरूर। नेचर इज नोन बट अमाउंट इज अननोन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होगा लेकिन कितना होगा हमें नहीं पता। दिस इज व्हाट दिस। प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर प्रॉफिट कमाएंगे टैक्स तो देना है, कितना हमें नहीं पता, यहाँ कर दिया। और रिजर्व तो कुछ तरह के हो सकते हैं, जनरल रिजर्व हो सकते हैं,
किसी और तरह के रिजर्व सोच सकते हैं। आज जो हम पढ़ने जाएंगे इन्हीं प्रोविजंस और इन्हीं रिजर्व के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है जी। अपनी बुक खोल लीजिए और ऑनलाइन वालों जरा यहाँ देखिए, ये आप ही की बुक की हमने क्या कर रखी है, फोटो खींची हुई है। और हाँ, तुम्हारी तरफ ही देखूंगा, तुमने तो खींची नहीं थी। अच्छा, चलिए जी देखें जरा। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन लगता है यहाँ पर, हमें मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए चलेगा और हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए प्रोविजन करके रख लिया। और प्रूडेंस भी यहाँ पर क्या होता है, अपने दो प्रिंसिपल लगते हैं इसको बनाने में, एक गोइंग कंसर्न और दूसरा कौन सा बोले हम लोग, प्रूडेंस कंसेप्ट। दोनों प्रोविजन हमारे प्रोविजन रिजर्व पे लगते हैं। चलिए, तो व्हाट इज, देखिए ध्यान से, क्या चीज है भाई प्रोविजन, देखें आप लोग क्या है प्रोविजन। एक्सपेंस और लॉसेज और लायबिलिटीज अकाउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट। तो प्रोविजन क्या है, इट इज एन अमाउंट सेट असाइड चार्जिंग to the profit and loss account, the statement of profit and loss in case of a company for a known liability, the amount of which the amount of which cannot be determined with accuracy। इसको बोला, देखो बुक में दे रखा है आपका, अच्छा सा एग्जांपल ले लिया हमने। एंड गर्वित, आई एम रियली सॉरी, डोंट फील एम्बेरेस्ड, इट्स अ पार्ट। आज तुम्हारी बारी थी, कल किसी और की, परसों किसी और की होगी, ठीक है। हाँ। हम्म, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा उसका घर बस रहा था? अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा अच्छा, तो एग्जाम्पल तुम पे लेना चाहिए था, कोई बात। आई कीप दिस फैक्ट इन माइंड। अभी तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे आएंगे जिनमें मेरे पास भयंकर एग्जांपल्स हैं। शुभांगी उदास है, तुम पे लेना चाहिए था एग्जांपल। नहीं, अच्छा ठीक है, आइए देखते हैं। तो जरा देखिए जरा, इन अदर वर्ड्स, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी लायबिलिटी और एनी लॉस। ये चार्ज का मतलब क्या होता है पता है, एक बार प्रॉफिट से पैसा निकाल के अलग रख लिया तो वापस नहीं जाएगा भाई, ये उसी पर्पज में यूज होगा। आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बना लिया, टैक्स की पेमेंट हो गई, कुछ बच गया, कैरी फॉरवर्ड होगा, अगले साल इस्तेमाल करेंगे उसको, ठीक है। आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लिया, मान लो आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया 5 लाख रुपए का, बेड डेट हुए 3 लाख रुपए के, 2 लाख बच गया ना, यूज थोड़ी करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, अगले साल कम प्रोविजन बनाएंगे। तो इट विल रिड्यूस परमानेंटली योर प्रॉफिट। यूज हो गया, नहीं यूज हो तो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा ही। रिजर्व्स, यूज हुआ तो हुआ, नहीं तो क्या करेंगे, हम इसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर लेंगे और अपने ओनर को प्रॉफिट बोल के बांट दीजिए, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। आज सुनो, आज यू आर वेरी राइट। हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, हमने बनाया प्रोविजन फॉर टैक्स, ये बनाया हमने 5 लाख रुपए का, और हमारा एक्चुअल टैक्स जो था वो कितने का है, मान लो 3 लाख रुपए का सिर्फ है। तो क्या बुराई है, अब 3 लाख का टैक्स भरिए, 2 लाख का प्रोविजन पड़ा रहेगा, अगले साल काम आएगा। मतलब तुम, नहीं 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 नहीं, देखो भाई, तुम तो बहुत बढ़िया सिटीजन हो इंडिया के, सरकार कहती है 3 लाख का टैक्स, तुम कहते हो तीन मेरी तरफ से और ले लो, 6 लाख ले लो, ऐसा करना चाहती हो ना, तो फिर वो अगले साल काम आएगा ना। एक फाइनेंशियल ईयर में यूज हो गया, अगर नहीं इस्तेमाल हुआ तो देन यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मान लिया जाए कि आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया 5 लाख रुपए का, एक्चुअल पेड डेट 3 लाख की है, 2 लाख बच गया, अगले फाइनेंशियल ईयर में आप चाहो तो 3 लाख और कर लो, चाहो तो 5 लाख, वो तो डिपेंड करता है तुम्हारे एस्टिमेशन पे। तुम देखो, तुमने देखा, तुम जितनी भी सेल करते हो उसका 10% बेड डेट हो जाता है, लेट मी कंप्लीट। तुमने 20 लाख की सेल करी तो तुम्हें लगा 2 लाख का तो नुकसान होगा ही होगा, तो तुमने प्रोविजन फॉर बेड डेट 2 लाख का बना लिया, लेकिन उस साल सिर्फ 1 लाख का नुकसान हुआ, 1 लाख बच गया। अगले साल तुम्हारी सेल 5 लाख की, 25 लाख की है, 5 लाख की हुई, तो तुमने यह मान लो 50 लाख की हुई, तुमने कहा 10% 5 लाख है, तो 2 लाख पड़ा था ना पहले से, 1 लाख, 4 लाख का और बना दो, ऐसा कर लो, अब बोलो क्या डाउट है। नहीं, अरे बेटी की शादी का हाथ पीले वाला पैसा कहाँ खर्च करेंगे, अगर खर्च करने जाएंगे तो अंदर से छोटी आवाज क्या आएगी, बारात वापस लौट जाएगी, खर्चा मत कर, नहीं कर सकते। सर, हाँ जी। एक्चुअल टैक्स के ऊपर कौन सा टैक्स लिखा है आपने? 5 लाख वाला? प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है बेटा मैंने तो। तो फिर वो जो नहीं नहीं नहीं, बाकी 2 लाख होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप उसको, यू कैन कैरी ओके। फॉरवर्ड। अच्छा सुनो, एक और चीज समझिएगा, तुमने टैक्स भर दिया मान लो 50 लाख का एडवांस में,
हालांकि एडवांस में नहीं भरते हैं, कंपनी भरती है एडवांस में टैक्स। और टैक्स की लायबिलिटी निकल आई सिर्फ 30 लाख की। तुम रिटर्न भरोगे, 20 लाख रुपए का रिफंड लोगे। भाई इनकम टैक्स रिफंड भी तो मिलते हैं। मान लिया आपके पेरेंट्स ने क्या करा, मान लो आपके पेरेंट्स ने 5 लाख का टैक्स भर दिया गवर्नमेंट को। उनकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 4 लाख की बनती थी। तो वो रिटर्न भरते हैं, जुलाई 31 जुलाई तक का टाइम देती है सरकार, रिटर्न भरिए। सैलरी लोगों के लिए होता है, वो रिटर्न भरेंगे, सरकार कन्विंस हो जाएगी, 4 लाख 1 लाख रुपए का वापस आ जाएगा रिफंड, ऐसा हो जाता है। लेकिन प्रोविजन तो आपका है ना, आप सरकार को थोड़ी दे रहे हो। आपने तो प्रोविजन बनाया 5 लाख का, 3 लाख का टैक्स हो गया, 2 लाख आपके तो बच गया, कैरी फॉरवर्ड करो ना, अगले साल भी तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा। इट विल कैरी इट फॉरवर्ड। मतलब ऐसा नहीं है किसी किसी और काम में इस्तेमाल कर देंगे, बिल्कुल नहीं, रेस्ट्रिक्टेड यूज होता है। इट कैन बी यूज ओनली फॉर द पर्पस इट इज क्रिएटेड फॉर। इसके अलावा नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आपके पास क्या आ जाएंगे, देख रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये दिख रहा होगा आपको, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रोविजन तो बेसिकली क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है एक्रूवल के हिसाब से। देखो, तीन तीन प्रिंसिपल लग रहे हैं आपके, एक्रूवल लग रही है, प्रूडेंस लग रहा है, और गोइंग कंसर्न, तीनों प्रिंसिपल लगते हैं प्रोविजन और रिजर्व्स पे। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, वो लग रहा है। और गोइंग कंसर्न का मतलब ये है, आप जब उसे कैरी फॉरवर्ड करें, ये मान के तो चल रहे हैं कि बिजनेस अगले साल चलेगा। पर अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस बंद होगा, तो क्यों बनाओगे प्रोविजन भाई। ठीक है भाई, अब इसके पापा ने डिसाइड कर लिया कि 21 साल की उम्र में इसका विवाह करेंगे। और अगर पापा को पता है कि 16 साल की उम्र में कोई से भगा के ले जाकर, फिर क्यों करेंगे वो इतना खर्चा भाई, क्यों बनाएंगे, जब ही इज वेरी श्योर कि 16वें सावन में ये हवा हो जाएंगे, कोई लेके जाके ऐसे भगा के, तब क्या करेंगे बताओ। तो ऐसा थोड़ी होगा। वेन यू आर श्योर कि द पर्सन इज नॉट गोइंग टू देयर विद यू, तो काहे प्रोविजन बनाएंगे, फिर पापा अपने दूसरे बच्चों के लिए खर्चा करेंगे ना। ही इज वेरी श्योर, इसने बोल दिया। अब जैसे मैं बताता हूँ, एक फिल्म आई थी ना, कराटे किड। कराटे किड का एक हीरो कौन था बताइए जरा। हाँ, क्या था। हाँ, विल स्मिथ का पोता, जेडान जेड कुछ जेडन स्मिथ था। वो उसने 13 साल की उम्र में अपने पिताजी के ऊपर केस कर दिया था कि ही इज इंट्रूडिंग इन माय प्राइवेसी। भाग गया था घर छोड़, घर अलग रहने लग गया था। तो ऐसे खोते के लिए पापा प्रोविजन बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे भाई। ऐसे के लिए बनाएंगे, संस्कारी बच्चा है, पापा जहां आप बांधोगे वहीं चला जाऊंगा, ऐसा, समझे। ठीक है। श्योर। तो यस प्लीज। अक्रूवल असम्पशन कैसे लगता है प्रोविजन और रिजर्व पे? भाई जिस दिन आपने एसेट्स खरीद ली, मालूम है ना कि डेप्रिशिएट होगी, उसी दिन आपकी गाड़ी शुरू हो जाती है। जिस दिन आपने बिजनेस शुरू करा, आपको लगता है कि भाई प्रॉफिट हो गया, लॉस होगा, उसलिए आप बना के चलते हैं। एज सुन एज यू स्टार्ट एनी एक्टिविटी, यू क्लियरली एंटिसिपेट कि क्या क्या होने वाला है आपके साथ। जब आप सेल्स करना शुरू करते हैं कैश में, तो कोई पंगा नहीं है। लेकिन अगर आप क्रेडिट सेल्स करना शुरू करते हैं, तो आपको समझ में आ गया ना कि आप क्या होने वाले हैं, बैड डेट तो होंगे होंगे। बोलो हाँ या नहीं, होंगे ना। यस सर। फिर यस वो सर। तो चला, इट इज टू बी रिकॉर्डेड व्हेन इट हैपेंस। जैसे ही क्रेडिट सेल्स होगी, उसको प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं महसूस होगी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट भी बना ले भाई, पता चले फ्यूचर में हमारा पैसा डूब जाए, उसकी रिकवरी के लिए। गॉट इट। यस सर। चलिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फ्यूचर की लायबिलिटीज जो डिटरमिन, जिनका अमाउंट डिटरमिन है, उनके लिए आप क्या कर ले, पहले से प्रोविजन बना के चले, पहले से अपने लिए एक स्टॉक ऑब्जर्वर बना के चले। प्रोविजन के फीचर क्या होते हैं, ये आइटम है सेट, मतलब दिस इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट का रिटेंशन है, और टेम्परेली बनाया जाता है, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है। लेकिन अगर बच जाएगा तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर लो। और सुनो, प्रोविजन दो तरह के, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी होते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक ही फाइनेंशियल ईयर में यूज हो जाएंगे, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन विल कंटिन्यू। तो ये आपके ऊपर है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर टैक्स आप लॉन्ग टर्म बनाए या शॉर्ट टर्म बनाए, इट इज चॉइस ऑफ योर फर्म। लॉन्ग टर्म वाले कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं ना, शॉर्ट टर्म वाले खत्म। नहीं हुआ तो अगले साल इस्तेमाल करेंगे ना उसको, अगले साल तो होगा ना। आर यू श्योर कि अगले साल भी आपके बैड डेट नहीं होंगे? आर यू श्योर अगले साल डेप्रिशिएट नहीं होगी मशीन? होगी तो करेंगे ना इस्तेमाल उसको। अच्छा जी, ये प्रोविजन क्यों बनाए जाते हैं, देखें जरा, प्रोविजन बनाने के पर्पज दे रखे हैं। एंटिसिपेट लॉसेस के लिए बनाते हैं आप, डिप्लीशन डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स के लिए बनाते हैं आप, और कोई भी लायबिलिटी जो फ्यूचर में राइज हो सकती है उसके लिए बनाते हैं। फीचर,
अमाउंट ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस और डिप्लीशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये सिर्फ एस्टिमेट किया जाता है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। श्योरिटी होगी तो फिर हम तो भगवान बन गए। हमें क्या पता डिप्रिसिएशन कितना होगा, हमें क्या पता डिप्लीशन कितना, हमें क्या पता टैक्स कितना लगेगा, यू नेवर नो। लेकिन लगेगा इतना पता है हमें। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, ये डेबिट होता है। प्रोविजन की इंपॉर्टेंस क्यों है भाई? इससे हमें पता चलता है कि हमारा करेक्ट प्रॉफिट और लॉस क्या होने वाला है। आपने प्रोविजन नहीं बनाया और अचानक से लॉस हो गया, तो यू यू विल सफर दैट लॉस। प्रोविजन बना रखा है, शॉक ऑब्जर्वर का काम करेगा, आप उस लॉस से बच जाएंगे। अच्छा, असर्टेन ट्रू एंड फ्योर फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी बुक्स में डेटर में से आप प्रोविजन माइनस करके दिखाते हैं, मशीनरी में से आप डिप्रिसिएशन माइनस करके दिखाते हैं, तो आपकी बिजनेस की एक्चुअल पिक्चर पता चलती है ना। अगर आप डिप्रिसिएशन ही माइनस करके नहीं चलेंगे, तो जो बुक वैल्यू होगी वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखेगी आपकी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बिजनेस में जो एसेट्स है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? नहीं पता चलेगी। और प्रूडेंस कंसेप्ट को ये क्या करता है, फॉलो करता है, एंटिसिपेटिंग नो प्रॉफिट प्रोवाइडिंग फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। ये प्रूडेंस कंसेप्ट को क्या करता है, फॉलो करता है। और कैपिटल इंटेक्ट होती है। ये क्या मजाक है भाई, कैपिटल कैसे इंटेक्ट रहेगी, जरा समझिए। समझिए ऐसे, आपके बिजनेस में डे टू डे करने वाले एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अलग होते हैं, और आपके बिजनेस में डे टू डे एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जो एसेट्स खरीदने के लिए खर्चे करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है। और आप जानते हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही होता है। अगर आपके कोई लॉसेस होंगे तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, ओनर को झेलने पड़ेंगे। और उससे ओनर की क्या होगी, कैपिटल रिड्यूस होगी। याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपकी कैपिटल को कैसे इंटैक्ट रखता है, बिजनेस में होने वाले लॉसेस जो होते हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ओनर को कोई लॉस नहीं होता, और उसकी कैपिटल क्या रहती है, सेफ रहती है, सेफ गार्ड रहती है। देखिए बेटा समझिए, आप किसी कंपनी में अगर पैसा लगाते हैं तो आपके तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक, आपका पैसा सेफ रहे। दो, आपका पैसा ग्रो करे। और तीन, आपको रेगुलरिटी ऑफ रिटर्न मिले। भाई मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदूंगा तो क्या पर्पज होगा मेरा, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा हूँ अपने पास, तो मैं सोच के चलूंगा कि भाई मुझे डिविडेंड मिले, मेरा पैसा ग्रो करे, मैंने 20 रुपए का शेयर खरीदा, 30 का हो, 50 का हो, 40 का हो, और मेरा पैसा सेफ रहे, कंपनी सेफ रहे। ये तो पर्पज होते हैं इसके। तो कैपिटल इंटेक्ट रखने का मतलब है कि आपकी एसेट्स सलामत रहें, आपकी कैपिटल बिजनेस में सेफ रहे। हाँ, और आपका नुकसान होगा तो ऑब्वियसली वो विल सफर दैट लॉस। ओनर, ओनर को क्या रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल। तो क्या कह रहे हैं ये, it has been it may have been provided against income, profit would effectively erode the capital of the business। बोल रहे हैं ना, erode capital, erode का मतलब है कैपिटल में क्या हो जाना, कमी हो जाना, होगा ना। ओनर को अगर लॉसेस होंगे तो धीरे धीरे क्या होगी, उसकी कैपिटल जीरो हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, इवेपोरेट, खत्म हो जाएगी। ठीक है। आइए रिजर्व पर। रिजर्व का एग्जांपल तो ले ही चुके थे। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड, क्या लिखा है, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज और टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन। पापा ने मलिक साहब के पापा ने क्या किया था, ये तो इनको घर बसाने के लिए पैसा रखा था। और ये पैसा किस लिए रखा हुआ था, कि भाई अगर छोटे मोटे खर्चे हों वो कर लें, और अगर नहीं खरीद रहे हो, तो जैसे मान लो बेटा क्या होता है, शादी के पहले साल में जब घर आता है, मिलने के लिए आएगा, अपनी उनकी वाइफ लेके आएगी इसे मिलाने के लिए अपने माँ बाप से। पापा ने क्या कर दी, स्कॉर्पियो गिफ्ट कर दी इसे, ले बेटा, अच्छा स्कॉर्पियो आई एम टॉकिंग अबाउट, वो गिफ्ट कर दी, लड़की चला के ले जा रही है, चल बढ़िया मजा आ गया, ऐसा करके। आई एम टोटली अगेंस्ट ऑल सच फनी एग्जांपल्स। ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूँ। पता चला कि पता चला कि शुक्र पता चला कि ये बोले, हमने तो ये सीखा था, हमको तो ये चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। परेशान है हमेशा आशिमा, नींद आ रही है, पानी दीजिए दीदी को, पानी दीजिए। ठीक है। अब सुनो बेटा, रिजर्व, रिजर्व क्या होता है, रिजर्व एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज। नेचर नहीं मालूम, अमाउंट नहीं मालूम, और कई बार हम रिजर्व बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है। अच्छा, कैसे रिजर्व हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है, जरा जाने। आपको मैंने पहले भी बताया था कुछ दिन पहले कि जीआईपी बिक गया। किसने खरीद लिया उसको, रजनीगंधा वालों ने खरीद लिया, डीएस ग्रुप ने। डील 2724 करोड़ रुपीस की डील थी। बोलना चाहते हो कुछ? रजनीगंधा चौक नहीं है किनारे पे नोएडा में, हाँ वही वाला, उन्होंने खरीद लिया उसको। उस रजनीगंधा के पास जाते खुशबू खुशबू उड़ रही होती है वहां पर, कभी देखा आपने?
उस बिल्डिंग के आगे से जाइए, अच्छी सी सुगंध चल रही होती है, वो रजनीगंधा में मिलाते हैं ना, पान मसाले में एडिड फ्रेग्रेंस मिलाते हैं, उस वजह से। कितनी बार गया हूँ उसके आगे से। अरे भाई, अजय देवगन और उसका साथ एक और, ये सब क्या करते हैं, ये रजनीगंधा वाले जो है ना, इन्होंने 2724 करोड़ शायद इतने में उसको खरीद लिया। अभी क्या करेंगे, इसको रिवैम्प करेंगे और इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाएंगे, रेजिडेंशियल भी बनाएंगे। हाँ, इसी में बनाए, बहुत जगह है, वो तो पीछे देखा ना, सारा खाली जगह पड़ी हुई है, डेवलप करेंगे उसको। ठीक है। नाउ रजनीगंधा का जो डीएस ग्रुप है, धर्मपाल, धर्मपाल सुगंधी उसको बोलते हैं उनको, डीएस ग्रुप, ये लोग कैच मसाले वसाले बहुत कुछ बनाते हैं लोग। तो ये लोग जो, इनका पिछले साल का प्रॉफिट पता कितना था, 5504 करोड़ रुपीज का था प्रॉफिट, था उनका एक साल का। अब सारा प्रॉफिट थोड़े जीआईपी खरीदने में लगा देंगे, तो इन्होंने क्या करा, इनके पास रिजर्व थे 1700 करोड़ के, अपने रिजर्व रखे हुए थे, उनको यूज करा, बाकी दाएं बाएं से लोन ले लिया, डील पक्की कर ली। प्रॉफिट तो यार बहुत काम है उनके करने के लिए, उनमें इस्तेमाल करेंगे वो लोग। रिजर्व क्यों बनाता है इंसान। बिल्कुल 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 है। लोन लेके ही का, पता है जितने भी अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना पैसा थोड़ा लगा के और बाकी तो लोन लेते हैं। नहीं, ताकि टैक्स का बेनिफिट, जब आप लोन लेंगे तो लोन का जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट होता है उस पर आपको टैक्स का छूट मिलता है। वो, और अगर आपने एक, मान लो 2704 करोड़ के 2704 करोड़ जाके खरीद लिया, और वो भी कैश में खरीद लिया, ईडी का छापा पड़ जाएगा आप पे। ये भी तो समझिए। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ा सा। अच्छा, एक और चीज है, तो ये रिजर्व्स ना कुछ जनरल होते हैं, उनके बारे में कोई देखिए, ये नोन या अननोन कंटीजेंसीज के लिए बनाए जाते हैं। देखिए इनका एग्जांपल क्या है, जनरल रिजर्व है, एसेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। अब जरा समझिए, रिजर्व की ना पहले इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, फिर मैं इसका कैटेगरीज बताऊंगा आपको। रिजर्व क्यों जरूरी है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए जरूरी है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है, आपकी जो लायबिलिटीज हैं उनका रिडम्पशन मतलब उनको चुकाने के लिए जरूरी है, जो लायबिलिटी है उनकी पेमेंट भी तो करनी है आपने, उसके लिए जरूरी है। और फ्यूचर में कोई अनफोर्सीन कंटिजेंसीज आएंगी, उनके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। और कई बार क्या करना पड़ता है आपको, जैसे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आप ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, जब आप कंपनीज अकाउंट पढ़ेंगे वहां पर आपको आएगा, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। डीआरआर बनाना पड़ता है आपको कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो रिजर्व जनरल भी होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ रिजर्व में आ गया। रिजर्व दो तरह के, एक को बोला हमने रेवेन्यू रिजर्व, और एक को बोला हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व डे टू डे के प्रॉफिट से निकाल कर बनाए जाते हैं, और कैपिटल रिजर्व तो कैपिटल गेन होते हैं। जानते हैं कैपिटल गेन किसे कहते हैं, आपका बिजनेस गारमेंट का, आपने मशीनरी बेच के पैसा कमा लिया, गेन। तो जो कैपिटल गेन से रिजर्व बनता है उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व, और जो डे टू डे के प्रॉफिट से बनता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है। तो अपन ने रिजर्व कैसे बनाया था, दिस रिजर्व इज व्हाट, रेवेन्यू या कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व है ये। लेकिन पापा ने क्या करा, अपना एक प्लॉट खरीदा हुआ था। ठीक है। पापा ने ना, जो कितने दूरदर्शी है, कितना विजन है पापा का, उन्हें मालूम है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई, और इसके लिए जो सोने के, अभी अभी जैसे सोने का रेट कितना चल रहा है, 50,000 रुपीज पर 10 ग्राम है। जब इनके हाथ पीले होते हैं तो पता चला सोना 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम, एक तोला सोना 1.5 लाख का पड़ रहा है। अब इन पापा के था कि इसके लिए 9 लाख का मतलब हार बनाए, बिल्कुल नगीनों वाला मंगलसूत्र बनाए उसके लिए, है ना। तो महंगे महंगे सारे आइटम बनाएंगे तो उसमें सोना लगे तो कैसे करेंगे पूरा। तो पापा ने क्या करा, अभी तुम तो हंस रहे हो यार। अच्छा, मजाक ना उड़ाओ, तो उसको घर बस रहा है उसका, तो मजाक चल रहा है। तो पापा ने क्या किया कि अपनी सैलरी से अपना प्लॉट खरीद लिया, प्लॉट खरीद के रख लिया। आपने देखा ना प्लॉट के प्राइस धीरे धीरे बढ़ते चलते हैं। उसके बाद पापा ने और अपने आप को कुशन करने के लिए म्यूचुअल फंड भी खरीद लिए, सिस्टमेटिक सेविंग करी। पापा के पास डायरेक्ट सेविंग भी है, पापा के पास प्लॉट भी है, पापा के पास म्यूचुअल फंड भी है। सब एनकैश कराएंगे जब बच्चे के हाथ पीले होंगे तब। ठीक है। और जब ये विदा हो रहा होगा, पापा इसके हाथ और पैरों के निशान अपने घर के दरवाजे पे छुपा के भेजेंगे इसे, जा बेटा तू चला जा, तेरी ये याद रहेगी। अगले दिन पुताई करवा देंगे उस पर। आगे बढ़ते हैं चलो। रेवेन्यू रिजर्व्स, ये दो तरह के होते हैं भाई, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। समझिए क्या होते हैं। जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, किसी भी किस काम में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 2 बजे रुक जाओ, जाओ, चली जाओ। अच्छा, कहानी में आनंद आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो जनरल रिजर्व जो बोल रहे हैं हम लोग, वो क्या हुए? द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, ऐसे जैसे ये निकाल के रख लिया, ऐसे ही निकाल के रख लिया। लेकिन वो जो प्लॉट था वो म्यूचुअल फंड थे और ये पैसा था, स्पेसिफिक पर्पस था, वो हमने प्रोविजन बोला उसको। टच नहीं कर सकते हैं उसको, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा जरा देखें, अब जो रिजर्व्स हमारे पास आए जनरल रिजर्व्स में, अब मतलब जो फ्री रिजर्व्स थे उनको हमने दो बोला, हमने क्या बोला उनको? जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व बोला। स्पेसिफिक रिजर्व समझे क्या होते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है जरा समझे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रियल एरिया है। उस इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता था, इट हैपन करीब 6-7 महीने पहले एक घटना हुई थी कि एक व्यक्ति फैक्ट्री में आता था और एक बड़ी सी मशीन होती थी क्रशर टाइप की, उसके अंदर घुस के सफाई करता था। तो जब वो सफाई कर रहा था ना, किसी ने मशीन चला दी, क्रश, खत्म, बंदा वहीं खत्म हो गया। अब क्या करेगा फैक्ट्री ओनर? इट इज अ नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ एनीबॉडी, लेकिन हु इज रिस्पॉन्सिबल? फैक्ट्री ओनर। तो उसको कंपनसेशन देना पड़ा। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम करता है, उसका हाथ कटा, पैर कटा, एक्सीडेंट हुआ, मुंडी कटी, तो क्या करेंगे आप? यू विल कंपनसेट दैट पर्सन। अरे बेटा वो मिक्सर, क्या मजे लेके सुन रही है, मिक्सर में घुमा दिया किसी को। अरे पता है यूके में एक बार क्या हुआ, ब्रिटेन में एक लेडी जो थी ना, वो पता नहीं किसके वो दिमाग की थी, क्या थी, उसने ना अपने बच्चे को वॉशिंग मशीन में डाला, वॉशिंग मशीन चला के बाहर आ गई। ठीक है। और फिर जैसे पड़ोस में गपियाते ना, गप करी, आई होप इट वुड हैव बीन क्लीन। लेडी बोली, हु द हेल क्लीन? पर माय सन। वेयर द हेल इज योर सन? इन वॉशिंग मशीन। पता चला लाइट चली गई थी तब, बच गया। पता चला बच्चा तो अंग्रेज वैसे ही कोरे होते हैं, कपड़ा बन के निकलता बच्चा फिर बाहर। तो उनके बच्चों को उठा के वो जो होते हैं ना छोटे मोटे के बेबी के सेंटर में डलवा दिया। और पेरेंटिंग वेरेंटिंग, उनको लड़की औरत को तो जेल भेज दिया और उनको मना कर दिया कि अब तुम परिवार में बच्चा लाओगे नहीं कोई। कैसे लोग हैं बताओ, बच्चे को सुखा धोने के लिए उसने वॉशिंग मशीन। सोचो कैसे लोग होते हैं। तो वो तो मतलब, एंड इट वाज अ ट्रू स्टोरी, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, इट इट हैपेंड। आप सर्च करेंगे देखिएगा आपको, दैट लेडी वाज कन्विक्टेड। यहाँ थोड़ी होता है, प्रेशर में कोई साफ करने के लिए घुसा, आपने चला दिया उसको। ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, एक्सीडेंटली हो जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? कि अगर आपके वर्कर एक्सीडेंट हो जाए तो उनको आप कंपनसेट कर पाए। अब एक बात समझना, रिजर्व तो आपकी फैक्ट्री में पड़ा रहेगा, पैसा आपकी कंपनी में पड़ा रहेगा। कुछ समझदार लोग क्या कहते हैं, उस रिजर्व को बाहर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए। तो इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा बढ़ के आएगा ना। तो रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस क्या बन जाता है? वो रिजर्व फंड बन जाता है। रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस क्या बन जाता है? रिजर्व फंड। तो कभी लिखा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कभी लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कभी लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कभी लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 12th में दिखेगा आपको ये सब। तो रिजर्व और फंड का मतलब समझ गए? रिवैल्यूएशन रिजर्व, दुनिया भर के रिजर्व, बोलिए। हाँ होता रहता है, बिल्कुल है। तो बेटा समझो, अभी आपने बिजनेस स्टडीज में इंश्योरेंस पढ़ा ना इंश्योरेंस। आपको मालूम है, अच्छा पापा ने एक काम और करा, इसके लिए जन्म से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, 21 साल की एंडोमेंट पॉलिसी। 21 साल का मेच्योरिटी पीरियड ले लिया कि जब पॉलिसी होगी मैच्योर, फिर पैसा आएगा, फिर हम धूमधाम से करेंगे विवाह उसका। आपने देखा होगा ना, पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, सुनी होगी आप में से लड़कियों पेरेंट्स ने तेरे लिए कहाँ से है? तुम्हारे लिए थोड़ी है वो। है कॉलर खड़े के कर जा, मैं भी करवाऊंगा पैसा जमा, ऐसा थोड़ी है। आपके किसी पेरेंट्स ने करवाया है? हाँ, नहीं, अच्छा, नहीं करवाया इधर, है ना, इधर, इधर, नहीं, नहीं। उसमें 21 ईयर तक पैसा जमा होगा और 7 या 7.5 या 8% का इंटरेस्ट है उस पर। बहुत बढ़िया स्कीम है वो। एक साल में 1,50,000 रुपीज तक जमा हो सकता है। तो जरा देखिए, 150 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा जरा देखो। 21 लाख वो हो गया, और 31 लाख रुपीज, 31.5 लाख रुपया। तो 31.5। सुनो, सुनो, 31.5। तो जब बच्चा 18 साल का होगा तब आप उसे निकाल सकते हैं। भाई 18, वो तो कॉलेज की एज होती है ना तब, 17-18 में कॉलेज जाता है तो उसको फंडिंग कर सकते हैं।
साल की उम्र में भी निकाल सकते हैं, है ना? उसकी तरह अगर हाथ प्ले करना हो तो ऐसे। नहीं नहीं नहीं, देख बेटा समझ, स्पेसिफिक रिजर्व है, तुमने बना लिया, यूज हुआ तो यूज हुआ, वरना इस्तेमाल कहीं और कर लो। प्रोविजन को थोड़ी इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रोविजन और स्पेसिफिक रिजर्व में ये डिफरेंस है। वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व है, हमने बना लिया 5 लाख का, किसी वर्कर का एक्सीडेंट नहीं हुआ, थैंकफुली गॉड, तो 5 लाख को कहीं और यूज कर लो, ऐसा हो जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, कहीं और इस्तेमाल कर लो, लेकिन प्रोविजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते ना कहीं और, ये ध्यान रखेंगे। अभी प्रोविजन रिजर्व का डिफरेंस भी देखेंगे हम लोग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर आप रिजर्व फंड समझा दीजिए एक बार और। अरे बेटा, रिजर्व का पैसा अगर आपने किसी बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट में लगा दिया या म्यूचुअल फंड में लगा दिया तो उसे रिजर्व फंड बोलते हैं। अच्छा, पर उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा वापस? हाँ बिल्कुल मिलेगा इंटरेस्ट तुम्हें। ठीक। क्यों लगाओगे तुम यूलिप, तुम म्यूचुअल फंड कहाँ लॉस दे रहे होते, जब तक मार्केट पूरा डब्बा खुलना तब तक लॉस। बैंक में अगर आपने एफडी करा दी तो चाहे बैंक को लॉस हो लेकिन आपको एफडी पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही। हाँ जी ऐसा, ठीक उस तरह से। और स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या होते हैं मैंने बताया आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, ये सब स्पेसिफिक रिजर्व्स के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। और ध्यान से सुनना, चाहे जनरल रिजर्व है चाहे स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं, ये दोनों अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट को निकाल के रख दिया, जरूरत हो तो इस्तेमाल करा, वरना फिर से यूज कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोविजन निकाल के अलग रख लिया भाई, इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी काम के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आई कैपिटल रिजर्व। ये वो रिजर्व्स होते हैं जिनसे आप एबनॉर्मल लॉसेस को मीट करेंगे, सिर्फ सिर्फ एबनॉर्मल लॉसेस को। जैसे मान लिया कि लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्री में एक्सीडेंट, आग से आग लग गई, नुकसान हो गया, ऐसे लॉसेस को आप इस कैपिटल रिजर्व से पूरा करते हैं, क्योंकि कैपिटल लॉसेस हैं, एबनॉर्मल लॉसेस हैं। तो देखिए, कैपिटल रिजर्व्स आर सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो होते हैं, ठीक है। रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट विच इज नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। अच्छा जरा, अब जरा देखिए कैपिटल रिजर्व कौन से होते हैं। ये होते हैं, पहले तो देखिए कैपिटल प्रॉफिट कौन से होते हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ा होगा। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले भी तो प्रॉफिट होते हैं। जैसे मान लो आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, आप उसको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो क्या करेंगे फिर, सारा के सारा इनकॉर्पोरेशन और सारा का सारा सब्सक्रिप्शन वाला सेव करना पड़ेगा पूरा। लेकिन कंपनी तो प्रॉफिट ऑलरेडी कमा रही है ना, कंपनी के फॉर्मेशन से पहले के खर्चे, या पार्टनरशिप बिजनेस था कंपनी में कन्वर्ट कर प्रॉफिट तो कमा ही रहे, उसको उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं या एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, आपने शेयर या डिबेंचर प्रीमियम पे इशू कर दिए, मतलब 10 रुपए का शेयर 20 रुपए में इशू कर दिया। अभी आज का अखबार देखा किसी ने, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, पहले पेज में है, फ्लेयर जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कंपनी है ना, वो अपना आईपीओ लेके आ रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आई है आईपीओ, देखेंगे आप, नहीं देखा किसी ने? हाँ, देखना जरा उसको। स्क्रीन दिख रही है सभी को, ऑनलाइन वालों? यस नहीं सर। तुम ज्वाइन नहीं करो, दिख रहा है ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा, ये फ्लेयर का आईपीओ आया है, फ्लेयर, दिख रहा है यहाँ पर, 750 करोड़ का आईपीओ, 24 को ये बंद हो जाएगा। है। चलो और वो छोड़ दो। बुक वाली स्क्रीन दिख, हाँ जी बेटा, आपकी बुक खाली बुक दिख रही। स्क्रीन दिख रही है। कोई बात नहीं, बुक दिख रही थी तो बुक हटा देते हैं लोग यहाँ से। अब देखिए आपको दिखाऊंगा मैं भी, ये देखिए, कैन यू सी दिस नाउ? ये न्यूज है आज की, फ्लेयर के आईपीओ से रिलेटेड, ये रहा, फ्लेयर राइटिंग, ये रहा, दिखा नहीं दिखा, देखो दिख रहा है, हाँ जी। यस सर। यस सर। फ्लेयर राइटिंग आईपीओ जीएमपी टुडे, इनिशियल पब्लिक ऑफर है, आज आ गया वैसे ही, 24 तारीख तक डेट है इसकी। चलिए हटा देते हैं, कोई बात नहीं, इसको आगे, लेट्स कम टू द पॉइंट। कुछ नहीं छोड़ दो, काम की बात। चलो आगे बढ़े जरा, थोड़ा सा कंटेंट पे आगे बढ़ते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर एक लोन डॉक्यूमेंट होता है। आपने मान लो किसी से लोन 5 लाख का दिया,
और जब वापस करने गए तो उसने कहा चल ठीक है 4.5 लाख तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया, 50,000 का फायदा हो गया ना। डिबेंचर में कई बार ऐसा होता है, तो वो फायदा आपके पास हो जाता है। आपने किसी को शेयर इशू करे, वो 12th के काम है, ये 12th वाले टॉपिक है इसलिए थोड़ा समझ में दिक्कत होती है। आपने किसी को शेयर इशू करे, आपने बोला कि भाई तू 2 रुपया 3 रुपया 2 रुपया 3 रुपया ऐसे हमें देगा। बंदे ने 5 रुपए दिए, बाकी का 5 रुपया नहीं दिया। आपने उसको एक चिट्ठी भेजी, दो भेजी, तीन भेजी, नहीं दिया, आपने उसके शेयर फोरफिट कर लिए। कैपिटल गेन हो गया ना आपके लिए, रोज थोड़ी होता है ऐसा। ये है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आपकी एसेट्स मान लो 10 करोड़ की है, लेकिन आपने उसे रिवैल्यू करा, पता चला 20 करोड़ की हो गई। 10 करोड़ को तो बैठे बैठे प्रॉफिट हो गया ना आपको। वो क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है आपका, इनसे बनते हैं कैपिटल रिजर्व्स। देखिए इंपॉर्टेंट है आपके पास रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस। सोर्स क्या है रिवेन्यू रिजर्व्स का, बिजनेस रिवेन्यू प्रॉफिट से। ये क्या है, कैपिटल प्रॉफिट से है। यूसेज, ये डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसे कब यूज किया जाएगा, जब तक कंपनी कोई परमिशन ना दे। कैपिटल रिजर्व को तब तक इस्तेमाल नहीं कर, पहले आप अपने एसेंशियल लॉसेस को, कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्पस, ये फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया जाता है। कौन सा वाला, रिवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल लॉसेस को मीट करने के लिए बनाया जाता है, और कंपनी एक्ट की परमिशन के हिसाब से बनाया जाता है वो। ठीक है, चलिए। नेचर ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व बेसिकली क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। नेचर ऑफ प्रोविजन, चार्ज ऑफ प्रॉफिट है। चार्ज का मतलब परमानेंट रिडक्शन, अप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट उठा के रख दिया, घटाया नहीं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रॉफिट है ये। और रिजर्व फंड के बारे में बताया था मैंने आपको, इवन रिजर्व इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस इट बिकम्स व्हाट, रिजर्व फंड। अब आ रही आती है सीक्रेट रिजर्व्स। ये क्या चीज होती है जरा समझिए। इन्हें क्या करते हैं हम लोग, हिडन रिजर्व भी बोलते हैं, और ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। बाकी सब दिखेंगे बैलेंस शीट में आपको, प्रोविजन भी दिखेगा, रिजर्व भी दिखेगा, ये नहीं दिखता। कैसे, जरा समझिए। मान लिया जाए आपकी मशीनरी जो होती है वो 10% डिप्रिशिएट होनी है, लेकिन आपने क्या कर दिया उसको, आपने उसे 20% डिप्रिशिएट करके दिखा दिया। अब क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू तो 10% कम हुई, आपने दिखाई 20% कम वैल्यू। 5 साल में आपकी मशीन की वैल्यू अंडा हो गई, वरना 10 साल में होनी थी। तो क्या होगा बताइए आप। और जब वो मशीन बिकेगी तो ज्यादा वैल्यू पे बिकेगी, तो आपको क्या होगा। देखिए जरा समझिए, आपकी डेप्रिसिएशन के बाद मशीन की वैल्यू 5 लाख, बिक रही है 7 लाख में, तो आपको 2 लाख का प्रॉफिट दिखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन करके मशीन को कितने में दिखा दिया, मान लो 3 लाख का दिखा दिया, 2 लाख का दिखा दिया, बिक अभी भी साथ में रही है वो। तो अब बताओ क्या करोगे आप। आपके पास तो एक्चुअल कितना प्रॉफिट हो गया, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया ना। एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है ना, एक्चुअल तो जो बुक्स में दिख रहा है वैसे दिख रहा है। रियलिटी में जो मशीन बिकी वो तो 2 लाख के हिसाब से बिकी, लेकिन आपके पास तो क्या हो गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हालांकि ये मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पर फिर भी बताता हूँ। अ, जैसे जनरली क्या करते हैं, दे दूँ नहीं दूँ, तो दे दूँ। नहीं नहीं, आई स्विच ऑफ द रिकॉर्डिंग, इट इज सेंसिटिव है थोड़ा सा। चेकिंग हुई, पुलिस वालों ने इलेक्शन के टाइम 3 करोड़ 50 लाख का कैश निकला भाई, बिल्कुल मतलब 500 500 हजार हजार के नोट में। ठीक है, तो पुलिस वालों ने एंट्री 1.5 करोड़ की करी, 2 करोड़ लुटा दिया आपस में। हो गया। अब क्या, वो आदमी बोलता रहा भाई मेरे तो इतने थे, तो कह रहा क्या प्रूफ था तेरे पास। और वो तो वैसे प्रूफ भी होते तो पकड़ा गया जाता वो, कोई प्रूफ नहीं था। बहुत होता है ऐसा। एनीवे, हाँ, अरे अखबार में खबर आई थी भाई, फिर डीप लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हुआ। एक्चुअली पता चला कि वो किसी ने ना जेन्युइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए भेजे थे, उस समय पर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखा पाए। बाद में वो जो आदमी था उसने सारे वाउचर वाउचर बिल, मतलब प्रॉपर तरह के असाइनमेंट, मतलब किसी डील को फाइनल करने के लिए ले जा रहे थे, उसके उसके क्लर्क की गलती थी, बेवकूफ कागज लेके नहीं चला वो। ठीक है, वो एक ही अगले दिन वो खबर आ गई पूरी। उन्होंने तो उठाए और एंट्री में दिखा दिया 1 करोड़ 15 लाख का कैश मिला है। बाद में मालिक भागा भागा अपना, वो गुजरात से कोई व्यक्ति आया अपना फ्लाइट पकड़ के, सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, करे ये इतना पैसा था जी। तब बात खुली, ऐसा हुआ। तब तो आया न्यूज़पेपर में, वरना क्यों आता भाई। वरना तो पुलिस जितना दिखा दे उतना रिकवर माना जाता है ना। रिजर्व सीक्रेट रिजर्व पुलिस वालों के लिए यार, दैट्स सीक्रेट रिजर्व। नहीं, उसका तो पैसा वापस करना पड़ा, फिर तो सब लाइन में लगे ना, फिर तो सबके खिलाफ केस बना। आइए देखें आगे। अच्छा सुनिए, आपका स्टॉक 50 लाख रुपए का, आप उसे दिखा रहे हैं 20 लाख का, दिखेगा तो पूरी कीमत पे, लेकिन आपको तो 20 लाख जाएगा, सीक्रेट रिजर्व बन गया। ठीक है जी। गुडविल दिखा दिया आपने,
आपने एक्सेसिव प्रोविजन फॉर बैड डेट बना दिया, देख रहे हैं ना, प्रॉफिट में से तो निकाल के कर, लेकिन एक्चुअल में यूज नहीं हुआ। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, आपके पास तो एसेट्स बन गई, लेकिन वो बुक्स में दिखी नहीं रह गई। हाँ कहते हैं, लेकिन पता क्या होता है, देर आर सर्टेन टाइप ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स जिसके लिए कंपनीज एक्ट, ये इनकम टैक्स एक्ट परमिट करता है आपको। अब आप, इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि मैक्सिमम आप अपने व्हीकल का 30% डेप्रिसिएशन लगाएंगे रिटर्न डाउन से, लेकिन आपका व्हीकल तो 10% रेट रिड्यूस हो रहा है। तो अब तो इनकम टैक्स जो आपको परमिशन दे रहा है, आप कर रहे हो उसके हिसाब से। अरे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या करते हैं, दो तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है। एक में वो टैक्स नील दिखाते हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, और एक कंपनीज एक्ट के हिसाब से बताएगा जिसमें वो प्रॉफिट दिखा के डिविडेंड बांटते हैं, और दोनों वैलिड है बिल्कुल, गलत कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग। ऐसा भी होता है। अच्छा, कंटीजेंट लायबिलिटी में, सर एक मिनट लेट मी कंप्लीट। ये कंटीजेंट लायबिलिटी उसे, अरे बोलने दे मुझे थोड़ा सा। कंटीजेंट लायबिलिटी है, उसको नॉर्मल लायबिलिटी बना दिया कि भाई देयर इज अ केस फाइल अगेंस्ट अस एंड वी हैव अ डेट ऑफ रुपीज इतना, उसको असली लायबिलिटी बना लिया 5 करोड़ का, ठीक है, और केस जीत गए। 5 करोड़ की लायबिलिटी किसी को पे ही नहीं करनी ना, और पैसा आपने पहले से बना के रखा उसके लिए, सीक्रेट रिजर्व भी तो बना। बोलिए क्या कहना चाहते हो, बोलो। सर फोर्थ पॉइंट, चार्जिंग कैपिटल को जब हमने रेवेन्यू कैपिटल में बनाया बेटा है तो वो कैपिटल एसेट एक्सपेंडिचर कैसे का, बन गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आपने एसेट खरीद ली। यू परचेज अ बॉयलर, बॉयलर खरीद लिया आपने, एक बॉयलर हाँ, खरीद लिया, लेकिन आपने बुक्स में क्या मान लिया उसको, हीट एंड लाइटिंग एंड हीटिंग का एक्सपेंस मान लिया उसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ठीक। दिया ना उसको। अब क्या हो, बॉयलर तो हाँ, एसेट्स बन के दिखाई नहीं, वो तो आपका 1 साल के कंज्यूमेबल एक्सपेंस में चला गया, लेकिन बॉयलर आपके पास पड़ा अच्छा हुआ है। ठीक है। ऐसा करके हो गया। सप्रेसिंग एक्रूड इनकम्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को, आपकी एक्रूड इनकम थी, वो होनी थी 1 करोड़ की, आपने दिखा दिया 10 लाख की है। जब इनकम होगी तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, कैश टू एक्रूड इनकम 10 लाख से, लेकिन पैसे तो कितना आया, 1 करोड़ आया, 90 लाख का बन गया सीक्रेट रिजर्व। ऐसा चलता है। सीक्रेट रिजर्व के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इससे आपके पास वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल करने के लिए पैसा पड़ा रहता है, ठीक है। अनफेवरेबल टाइम्स में क्या होता है, ये हेल्प करता है डायरेक्टर को अपने लॉस को मिटिगेट करने के लिए, और हैवी लॉसेस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर जिन्हें आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, उसको वाइंड अप करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, अभी तुम बोले ना गलत नहीं है, गलत है, देखिए। बैलेंस शीट विल नॉट डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस, और इससे मार्केट की वैल्यू क्या होती है, आपके शेयर की मार्केट वैल्यू नेगेटिवली इफेक्ट होती है। क्यों, आप असली प्रॉफिट दिखा नहीं रहे, प्रॉफिट कम, डिविडेंड कम, तो आपके शेयर लोग क्या करेंगे, बेचना शुरू करेंगे। आप तो सीक्रेट रिजर्व बना रहे हो भाई। और इससे क्या होता है, शेयर होल्डर डू नॉट गेट वट एवर ड्यू, वट एवर एलिजिबल फॉर देम, वो उनको मिलता नहीं है, क्योंकि आप तो सीक्रेट रिजर्व बना के हाइड कर रहे हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके चैप्टर का है, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजन, इसका ध्यान रखेंगे। इस पर एक जरूर से 3 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पास। नेचर, रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बिकॉज फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया जाता है रिजर्व, और ये नॉन लायबिलिटी या कंटीजेंसी के लिए बनाया जाता है। इफेक्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। इसे बाहर बिजनेस से इन्वेस्ट कर सकते हैं रिजर्व को, इसे बाहर बिजनेस से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, इसे डिविडेंड के रूप में बांटा जा सकता है उसको, रिजर्व को, लेकिन उसे रिजर्व के रूप में तब तक नहीं बांटा जा सकता, इसमें इसको नहीं बांट सकते आप। कंपल्शन, रिजर्व बनाना कंपल्सरी नहीं है, एज ए प्रूडेंस है, लेकिन प्रोविजन बनाना अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है, ये बिल्कुल, इसको बनाना कंपल्सरी होता है। प्रेजेंटेशन, इसे बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में दिखाया जाता है, इसे भी लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी के अंदर शो किया जाता है, या एसेट्स में से माइनस करके दिखाया जाता है। दैट्स द डिफरेंस। जब भी डिफरेंस आएगा, बेसिस ऑफ डिफरेंस और उसके साथ हेडिंग के साथ आपको करके दिखाना चाहिए, 1 नंबर का है, चाहे 2 नंबर का है, या 3 नंबर का है, डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिखना है आपने, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 16.6 पे जाएंगे तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बी ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड विच वुड बी एन अप्रोप्रिएशन। बताइए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और जनरल रिजर्व। फिर आप आगे देखिए, क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट क्या कहलाता है, वो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। प्रोविजंस आर एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, इंटरनल ट्रांजेक्शन, या ए और बी, या क्या, अरे इंटरनल ट्रांजेक्शन होती हैं भाई।
प्रोविजन कैसे क्रिएट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं एंट्री बनाओगे? जनरल प्रॉपर में एंट्री नहीं करते थे हम? प्रोविजन इज एन एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इफ द अमाउंट एनी नोन लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी, तो क्या कहलाएगा? प्रोविजन शुड बी मेड भाई, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर दैट। एक लायबिलिटी जिसका अमाउंट आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो, तो क्या बनाएंगे? उसका प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं। इट वाज इट वाज नन्ना मुन्ना थ्योरेटिकल टॉपिक जो हमने वाइंड अप किया। ठीक है, अच्छा, अब दोबारा सुनिएगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपके पहले डाउट लेके चलूंगा किसके, सिर्फ प्रोविजन, मैं सिर्फ रेक्टिफिकेशन करके रखिए अगली क्लास तक खत्म। अगली क्लास सुबह करेंगे हम लोग 10:30 से 11:30 या 12 तक करेंगे, उसको थोड़ा बड़ी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सुबह सुबह करेंगे। आई सेंड द मैसेज, शाम को नहीं करेंगे, ठीक है? फ्राइडे, फ्राइडे सबकी छुट्टी है स्कूलों में। चलिए, ओके, दैट्स